वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, और उसमें हमने दो तरह की जो एक्सपेंशन थी वो स्टडी की थी। नंबर वन, एक थी हमारे पास एपरेंट वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, और दूसरी तरफ हमने डिस्कस किया था रियल वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। और फिर हमने इसको कोफिशिएंट्स के साथ रिलेट किया था। हमने कहा था कि जो रियल वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है दैट इज एक्चुअली सम ऑफ एपरेंट वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन प्लस एक्सपेंशन ऑफ ए फ्लास्क। तो लिक्विड्स में हम रियल और एपरेंट दोनों को डिस्कस करते हैं, जबकि जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स में सिर्फ और सिर्फ हम जो हमारे पास एपरेंट जो एक्सपेंशन है वो रियल एक्सपेंशन होती है, उसमें एपरेंट एक्सपेंशन नहीं होती। ऑलराइट, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इवेपोरेशन। आज हम डिस्कस करेंगे कि इवेपोरेशन क्या होती है। यस, आपने देखा होगा कि हम अक्सर जब क्लोथ्स वॉश करके ड्राई करने के लिए उसको हैंग करते हैं डिफरेंट वायर्स के ऊपर, तो आप देखते हैं कुछ वक्त गुजरने के बाद वो ड्राई आउट हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई वाटर जो है वो किसी सरफेस के ऊपर गिराते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो खुद ब खुद वहाँ से गायब हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। ऐसा क्या प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ये सरफेसेस, ये क्लोथ्स जो हैं वो ड्राई आउट हो जाते हैं? तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एवेपोरेशन। सो एवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता है एट एनी टेम्परेचर। उसमें आपको कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है वो नहीं देना पड़ता, हर टेम्परेचर के ऊपर एवेपोरेशन जो है वो हो रही होती है। तो हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं द फिनोमेना in which liquid is converted to vapors, या वेपर फॉर्म कह लें, वेपर्स। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने याद रखना है दैट इज़ एट एनी टेम्परेचर। यस, इवेपोरेशन के लिए हमें किसी ख़ास टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती। इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे हो सकती है, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो आपके पास अदर देन फ्रीजिंग। ऑलराइट, ओके, तो ये हमने डिफ़ाइन कर लिया कि इवेपोरेशन जो है वो क्या होती है। ओके, नेक्स्ट है कॉजेज़ ऑफ इवेपोरेशन, कि वो ऐसा क्या कॉज है जिसकी वजह से इवेपोरेशन होती है। तो हम लिख लेते हैं कॉज ऑफ इवेपोरेशन। ओके, क्या होता है? एक्चुअली ये होता है इन लिक्विड्स molecules of liquids are in random motion। तो लिक्विड्स के अंदर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। दे collide with each other, ये एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं, एंड ऑल्सो with the walls of container। तो ये एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं और कंटेनर की वॉल्स के साथ भी टकराते हैं। अब इससे होता क्या है? इससे होता ये है द पार्टिकल्स या द मॉलिक्यूल्स near the surface evaporates
or changes into vapors. ओके, होता ये है कि जो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स जो होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। आप ये साथ साथ नोट भी कर ले, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो लिक्विड्स जो है वो रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन में होने की वजह से क्या होता है कि वो आपस में भी टकराते हैं और वॉल्स के साथ भी टकराते हैं। इस तरह से उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करती है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है तो हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है इसका ताल्लुक टेम्परेचर के साथ होता है। तो काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज़ करने से टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करता है और उससे फिर क्या होता है कि जो सरफेस के पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से इवेपोरेशन का फिनोमेना होता है। ओके, तो अब हम देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास इवेपोरेशन है ये काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से होती है। अब इसका एक और इफेक्ट भी होता है, इवेपोरेशन causes कूलिंग। यस, इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग को कॉज करती है। कैसे करती है मैं अभी बताता हूँ आपको। ओके, किस तरह से करेगी ये देखें। ओके, सो वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन the high kinetic energy molecules leaves the surface तो आपको ये पता है कि जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है वो सरफेस को क्या करते हैं, लीव कर देते हैं। the molecules with low kinetic energies are left behind. This overall decreases the average kinetic, K dot E से मुराद है काइनेटिक एनर्जी of the liquid, thereby decreasing the temperature. ओके, तो मैंने आपको ये बताया कि जो हाई काइनेटिक एनर्जी जो है, जी आप ले लें साथ साथ, मैं साइड पे हो गया। ओके, तो इवेपोरेशन जो है इसमें क्या होता है कि जो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस से क्या करते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं और पीछे जो है वो लेस काइनेटिक एनर्जी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बच जाते हैं। तो इस तरह से जो लिक्विड है अगर उसके हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स निकल गए हैं तो इसका मतलब है कि उसका जो ओवरऑल एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो पहले से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब जब वो कम हो जाएगा तो इसका मतलब है टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और टेम्परेचर जब डिक्रीज होता है तो आप एक कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसको आप इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हैज़ ए डायरेक्ट रिलेशन विद काइनेटिक एनर्जी एंड दैट टू इज एवरेज। ऑलराइट, सो हम इसको लिख सकते हैं, दिस डिक्रीज इन टेम्परेचर, दिस डिक्रीज से साथ ये भी एरोज भी लगा लें ताकि आपको याद रहे कि टेम्परेचर कम हो रहा है। क्यों कम हुआ है? क्योंकि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसकी वजह से टेम्परेचर कम हो रहा है। दिस डिक्रीज इन टेम्परेचर causes cooling
कूलिंग इफेक्ट। यस, ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, बताएं कि इवेपोरेशन जो है वो किस तरह से कूलिंग कॉज करती है। तो इस तरह से आप अपना आंसर जो है वो आर्टिकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट देखें, हम साथ ये भी लिखेंगे, इसकी एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगी, जैसे हम एक्सरसाइज करते हुए हम स्वेट करते हैं, ये हम लिख सकते हैं ड्यूरिंग स्वेटिंग when moisture from our skin evaporates, then it causes cooling effect on our skin. ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम स्वेट करते हैं, और वो जब हम स्वेट करते हैं तो उससे क्या होता है कि जब वो जो मॉइस्चर है हमारी स्किन के ऊपर वो इवेपोरेट होता है, तो हम अपनी स्किन पे एक जो है वो काइंड ऑफ कह लें आपके कूलिंग इफेक्ट जो है वो फील करते हैं। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग कॉज करती है। काइनेटिक एनर्जी लो से हाई कैसे लेकर जाएंगे? यस, ये जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है या सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है, ये उस लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो जब वो इंक्रीज करता है तो जिन मॉलिक्यूल्स के पास, क्योंकि ये एक सरफेस का प्रोसेस है, इवेपोरेशन हमेशा सरफेस से होती है, इनसाइड से नहीं होती। तो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक, क्योंकि वो डायरेक्टली हीट को अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जैसे ही अब्जॉर्ब करते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, उनके बॉन्ड्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन इनके जाने से बाकी जो ओवरऑल लिक्विड होता है उसकी जो नेट काइनेटिक एनर्जी है या एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो पहले से कम हो जाती है, और कम होने की वजह से टेम्परेचर भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। जी मोइश शौकत, क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये तो सारी बातें मैंने कर ली आपके साथ कि इवेपोरेशन, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इवेपोरेशन क्या है, और इसके साथ साथ इवेपोरेशन कूलिंग कैसे प्रोड्यूस करती है। ऑल राइट, अब मैं डिस्कस करूँगा फैक्टर्स, कि किन फैक्टर्स के ऊपर इवेपोरेशन जो है वो डिपेंड करती है। मैं वो फैक्टर्स लिखूंगा पहले। फैक्टर्स, यस, फैक्टर्स affecting rate of evaporation, यस। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है। तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। रेट ऑफ इवेपोरेशन indicates that how quickly liquid is converted into vapors। जी, लिक्विड कितनी तेजी के साथ इवेपोरेट हो रहा है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन। ऑल राइट, ओके। अब उसके फैक्टर्स डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ। पहला फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर इसका पहला फैक्टर है। ओके, दूसरा है सरफेस एरिया। ये फैक्टर्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तीसरा जो है वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी भी कह सकते हैं आप इसको, मॉइस्चर भी कह सकते हैं। ऑल राइट, इसी तरह से ह्यूमिडिटी के बाद है हमारे पास विंड स्पीड। एक और भी फैक्टर होता है जिसे नेचर ऑफ लिक्विड, आपने देखा ना स्प्रिट, जिससे हम अपने वूंड साफ करते हैं, मेडिकल में यूज होता है, या पेट्रोल है,
उसमें इवेपोरेशन जो है वो फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर लिक्विड्स। लेकिन उन फैक्टर्स को डिस्कस करने के लिए मैं लिख देता हूँ कि ये दो मज़ीद फैक्टर्स हैं। सबसे पहले डेंसिटी, इनको मैं इकट्ठा ही लिख देता हूँ, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। ओके, नाउ अभी मैं डिस्कस करूँगा कि ये विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी को आप डिफाइन कर सकते हैं फ्रिक्शनल इफेक्ट between different layers of a flowing fluid। अभी आपको इसकी समझ आएगी। आपने देखा कि हम डिफरेंट लिक्विड्स के साथ डील करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर को देखें तो वाटर जो है वो बहुत इजीली जो है वो फ्लो कर सकता है। ऑलराइट, इसी तरह से अगर आप हनी को देखें, शहद को देखें, तो शहद जो है वो बहुत रेसिस्टेंस के साथ जो है वो फ्लो करता है, उसको बहुत टाइम लगता है फ्लो करने में। तो इसका मतलब है कि शहद जो है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। इसी तरह से अगर आप डिफरेंट ऑयल्स की बात करें, जैसे मोबाइल ऑयल है जो कि आप व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, उसकी विस्कोसिटी नॉर्मल ऑयल से क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब जिसको फ्लो करने में जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं कि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। और डेंसिटी का मतलब है कोई जो सोल्यूशन है वो कितना ज़्यादा डेंस है, ठीक है, यानी कि उसके कम वॉल्यूम में कितना ज़्यादा मैस है, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी डेंसिटी। यानी गाढ़ापन जो है उसको आप डेंसिटी और विस्कोसिटी की टर्म्स में जो है वो देख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारी इवेपोरेशन जो है वो डिपेंड करती है। टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। मैं वन बाय वन जो है वो यस मोइश शौकत, मैं अभी इनको वन बाय वन जो है वो एक्सप्लेन करने लगा हूँ। अभी सिर्फ मैंने ये बताया है कि इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। पहला फैक्टर है टेम्परेचर। यस, बाय increasing the temperature, the rate of evaporation increases। ओके, तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन जो है वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। यस एग्जैक्टली तहसीन सरवत, इसी तरह से होगा कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि इवेपोरेशन इंक्रीज करेगी। ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ज़्यादा जल्दी जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस के वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और ज़्यादा जल्दी ही वो क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक नॉर्मल डे है, क्लाउडी डे है, और आप क्लोथ्स को ड्राई होने के लिए बाहर लटका देते हैं, हैंग कर देते हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर सनशाइन है यानी कि धूप निकली हुई है, तो फिर आप देखते हैं कि आपके क्लोथ्स जो हैं वो कंपैरेटिव टू दैट क्लाउडी इन्वायरमेंट जल्दी जो है वो ड्राई हो जाते हैं। मतलब कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है। इसको आप फार्मूले की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ evaporation is directly proportional to temperature। yes, टेम्परेचर बढ़ेगा तो evaporation जो है वो इंक्रीज करेगी। अब इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं, water in sunshine evaporates quickly than in shaded place। ठीक है, कोई ऐसी प्लेस जहाँ पे शेड है, साया है, सन रेज जो है वो डायरेक्टली वहाँ पे नहीं पहुँच रही, तो वहाँ पे इवेपोरेशन क्या होगी, स्लो होगी। तो इस तरह से आप इसकी एग्जांपल जो है वो भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, ओके, ये था पहला फैक्टर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। नंबर टू सरफेस एरिया।
यस, सरफेस, ओके, सरफेस, ओके, बाय increasing the surface area, the rate of evaporation increases. ओके, तो अगर आप सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये है कि आपने अक्सर अपनी मदर्स को देखा होगा कि जब वो कपड़े धोने के बाद उसको अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद, ड्राई आउट करने के बाद, जब वो उसको किसी वायर के ऊपर हैंग करने लगते हैं तो एक बार उसको इस तरह जर्क देते हैं। जर्क देने से क्या होता है कि वो सारे का सारा क्लोथ जो है वो खुल जाता है। मतलब पहले वो इस तरह करके फोल्ड हुआ होता है, फिर वो खुल जाता है, और खोल के इसको क्या करते हैं, आप वायर के ऊपर डाल देते हैं। तो आप एक्चुअली फिजिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आप जब उस क्लोथ्स को इस तरह खोल के डालते हैं, जर्क करके डालते हैं, तो उसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ने से इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। वाटर फ्रीज हो जाएगा, APG सेवियर फ्रीज हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन is directly proportional to surface area. ठीक है, सरफेस एरिया। ओके, इसकी एग्जांपल कैसे देख सकते हैं? वही जो मैंने अभी आपको बताई है। एग्जांपल, यस, ड्राइंग of washed clothes with greater surface area। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है कि ज़्यादा सरफेस अवेलेबल होगी तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वो वेपर्स में जो है वो कन्वर्ट होगा। ज़्यादा सरफेस होगी तो ज़्यादा जो इवेपोरेशन है वो होगी। ओके, तो इस तरह से आप सरफेस एरिया जो है उसको लिख सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब, सरफेस एरिया भी हो गया, ह्यूमिडिटी। यस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की ज़रूरत है। ह्यूमिडिटी, इसको आप ह्यूमिडिटी भी कह सकते हैं, इसको ही आप मॉइस्चर भी कह सकते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस को पहले समझें। जो हमारे पास सरफेस, एक बार फिर रिपीट कर दूं। ओके, यस, सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होता है कि जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास ज़्यादा सरफेस होती है। जब ज़्यादा सरफेस होगी तो वहाँ पे इवेपोरेशन का जो फिनोमिना है वो क्या होगा, या रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। जितनी ज़्यादा सरफेस, क्योंकि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, सरफेस फिनोमिना होने की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड की सरफेस है। अब जितनी ज़्यादा सरफेस होगी हमारे पास उतनी ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। ठीक है, ये जो सरफेस हम बढ़ाते जाएंगे तो ज़्यादा सरफेस जो है वो हीट अब्जॉर्ब करेगी, ज़्यादा सरफेस हीट अब्जॉर्ब करेगी तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज़ करती है। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट था हमारा ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर। जो हमारे पास अलीज़े, आपको क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट देखिए ज़रा, ह्यूमिडिटी की डिस्कशन कर रहा था मैं आपके साथ कि जब एयर होती है, एयर में जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होता है, नमी जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। अब किसी एयर में जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल को पहले आप अंडरस्टैंड करें फिर हम बात करते हैं। ये देखें, फॉर एग्जांपल कि आपके पास ये जो है, यहाँ पे आपने जो है वो क्लोथ्स को क्या किया हुआ है, हैंग किया हुआ है। ये देखें फॉर एग्जांपल कि ये आपके पास वायर है,
ओके, इस वायर पे आपने क्या किया है, एक आपका क्लोथ जो है वो क्या हो रहा है, ड्राई आउट होने के लिए रख दिया आपने, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को समझिएगा ज़रा। ओके, इवेपोरेशन के दौरान क्या होगा कि इसमें से जो लिक्विड है उसके वेपर्स बनेंगे। अब जब वो वेपर्स बनेंगे तो वो यहाँ पे जो है वो कमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। मतलब कि इस कपड़े के आसपास की जो हवा है उसमें नमी जो है वो बढ़ जाएगी। इस कपड़े के आसपास की जो हवा है उसकी जो नमी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ये जो हवा में नमी होती है इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। ओके, अब ह्यूमिडिटी की समझ आएगी, ह्यूमिडिटी क्या होती है। ओके, ह्यूमिडिटी में क्या होता है, ओके, humid air has less moisture in it, humid air has more moisture in air. Air has आएगा, sorry, has more moisture in it. It has less ability to absorb more water vapors, thereby decreasing the rate of evaporation. ओके, तो यहाँ से हमें ये पता चला, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से हमें ये पता चला कि ह्यूमिडिटी जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवेपोरेशन या रेट ऑफ एवेपोरेशन, जो भी आप लिखना चाहें। होता ये है, yes Rabia, it has less space for more water, but that's why it decreases the rate of evaporation. Exactly जी यही है। होता ये है कि जो हमारी मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर में वाटर वेपर्स का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो जब उसमें वाटर वेपर्स का कंटेंट ज़्यादा होता है तो उसमें मज़ीद वाटर वेपर्स जो हैं वो अब्जॉर्ब नहीं हो सकते। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास ऐसे मंथ्स, जैसे कि आप अगस्त का मंथ देखते हैं, अगस्त के मंथ में ह्यूमिडिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और यही रीज़न है कि आप अपने घरों के अंदर कि टेम्परेचर ज़ीरो होगा या माइनस में तो इवेपोरेशन होगी या नहीं होगी। एपीजी सेवियर मैंने आपको पहले भी बताया था कि उस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो फेस ट्रांजिशन होती है और फ्रीजिंग हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ओके, सो मैं आपको बता रहा था कि जो अगस्त के मंथ्स होते हैं उसमें ह्यूमिडिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी वजह से आपके घरों में जो वाटर कूलर्स लगे होते हैं जो कि इवेपोरेशन के प्रोसेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं और आपको ठंडक प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कोल्ड एयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो सही तरह से वर्क नहीं करते और आप ये फील करते हैं कि जो आपके रूम्स हैं उसमें हब्स बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी कि ह्यूमिडिटी जो है वो पहले से बढ़ चुकी है। तो ये रीज़न है कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो इवेपोरेशन जो है वो पहले से डिक्रीज़ हो जाती है। अगर सरफेस कम होगी तो इवेपोरेशन कम हो है सर, यस। अगर सरफेस एरिया, नॉट सरफेस, इट्स सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया जो है वो कम होगा तो उससे क्या होगा कि इवेपोरेशन जो है वो कम होगी, क्योंकि इवेपोरेशन एक सरफेस का प्रोसेस है, ठीक है। इवेपोरेशन में जो वेपर्स में लिक्विड कन्वर्ट होता है वो सरफेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा सरफेस होगी उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। मैंने ह्यूमिडिटी के बारे में डिस्कशन कर लिया आपको। इसकी एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल में क्या आएगा, जैसे मैंने बताया, यस, एयर कूलर्स does not work good during the month of
एज, इसको लिख लें, एज ह्यूमिडिटी levels increases during this month. ओके, तो मुझे बताएं कि किस मंथ में हम एयर कूलर यूज कर सकते हैं. हरी अप. यस, किस मंथ में. जी नूरे सर, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं. अब जरा गौर कीजिएगा, कि एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं इसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, या फिर वेरी गुड जून एंड ऑलमोस्ट जुलाई जो है, अब्दुल कादिर, गैलेक्सी, राबिया, हैदर, तहसीन, वेरी गुड. ठीक है, मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूं ज़रा दोबारा से ह्यूमिडिटी क्या होती है. वेरी गुड तैयब, ज़ारा, ओके, आयशा. मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए कि जो हमारे पास एयर होती है उसमें जो वाटर वेपर्स का जो कंटेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी. तो इसका मतलब है एयर की एक कैपेसिटी होती है कि वो इस हद तक, जो एयर की जो अमाउंट उस टाइम वहाँ पे मौजूद होती है, उसकी कैपेसिटी होती है कि वो इतने वाटर वेपर्स को अब्जॉर्ब कर सकती है. ऑलराइट, इससे ज़्यादा को वो अब्जॉर्ब नहीं कर सकती. अगर ऑलरेडी उसने बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स को अब्जॉर्ब कर लिया है तो फर्दर इवेपोरेशन जो है वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है. तो उसके स्लो डाउन होने की वजह से जो हमारी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ड्राई आउट नहीं होते. ऑलराइट, तो ये बेसिकली रीज़न है. तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी के बढ़ने से इवेपोरेशन जो है वो कम होती है. दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है. ऑलराइट, तो ये मैं इक्वेशंस आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद करना आसान हो. अदरवाइज ऐसी इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती है. सिर्फ याद रखने के लिए कि ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ेगा तो इवेपोरेशन क्या होगी, कम होगी. ऑलराइट, तो ये साथ मैंने एयर कूलर की एग्जांपल दी आपको कि एयर कूलर जो है वो जो हमारे पास ह्यूमिडिटी के जो मंथ्स होते हैं जैसे अगस्त है, सितंबर है, उसमें ये इतना अच्छा वर्क नहीं करता क्योंकि इवेपोरेशन नहीं हो रही होती. उसका रेट पहले से कम हो जाता है. इवेपोरेशन कम होने की वजह से वो जो हमारा फ़ैन होता है या जो एयर कूलर होता है वो इतनी ज़्यादा ठंडी हवा प्रोवाइड नहीं करता. ऑलराइट, तो ये मेरे पास ह्यूमिडिटी थी. अच्छा, अब इस एग्जाम्पल की मैंने बात की थी कि मतलब देखें ना, ये एयर, आसपास एयर मौजूद है, उसमें ये वाटर वेपर्स मौजूद हैं और ये हमारा कोई क्लोथ है, कपड़ा है जिसको मैंने सूखने के लिए डाला हुआ है. ओके, अब ये इसके आसपास की जो हवा है इसमें वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा है. तो इसका मतलब है कि अब मज़ीद एवेपोरेशन को ये क्या करेंगे, अपोज करेंगे. ये मज़ीद एवेपोरेशन होने नहीं देंगे. तो इसमें क्या होगा कि अगर एयर इंक्रीज, मतलब कि अगर विंड ब्लो कर रही है, लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि ये विंड जो है यहाँ पे ब्लो कर रही है, तो वो क्या करेगी कि वो इस ह्यूमिड एयर को, ये जो ह्यूमिड एयर है, ठीक है, इसको रिप्लेस कर देगी. ह्यूमिड एयर जो है उसको रिप्लेस कर देगी. मतलब कपड़े के आसपास जो हवा सैचुरेट हो चुकी थी किसके साथ, वाटर वेपर्स के साथ. अब जब हवा चल रही है तो ये हवा, ताज़ी हवा यानी फ्रेश हवा जो है वो इस ह्यूमिड एयर को रिप्लेस कर देगी. और जैसे ही रिप्लेस करेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. ऑलराइट, ठीक है, क्लियर हो गया. ओके, अब आप सारे मंथ्स की तरफ चले गए हैं. अब अलग-अलग मंथ्स की तरफ मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपने खुद देखना है कि ह्यूमिड मंथ्स कौन से होते हैं और लेस ह्यूमिड मंथ्स कौन से होते हैं. ऑलराइट, ठीक है. ओके, तो जो नेक्स्ट फैक्टर है मैंने यहाँ तक आपके साथ डिस्कस कर लिया ह्यूमिडिटी के साथ. अब देखें विंड ब्लो या विंड स्पीड कह लें आप. आखिरी फैक्टर है हमारा विंड स्पीड. ओके, बाय increasing the wind speed, the rate of evaporation increases. जी, इंक्रीज करती है बिकॉज fresh air replaces the humid air around
अराउंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के आसपास जो ह्यूमिड एयर होती है उसको हवा क्या करती है, रिप्लेस कर देती है। हवा के रिप्लेस करने से इवेपोरेशन जो है वो पहले से क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और इसका भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं, इसकी भी कैसे लिखेंगे कि विंड स्पीड हैज़ ए डायरेक्ट रिलेशन विद रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। विंड स्पीड की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो क्या होता है, पहले से ज़्यादा हो जाता है। गैलेक्सी A20 टाइम इज़ ओवर, आप टाइम की तरफ देख रहे हैं बार बार या देख रही हैं, तो बस ओवर होने वाला है। ओके, तो ये लास्ट फैक्टर था। इसके अलावा भी 2 फैक्टर्स जो हैं वो हमने जो है वो डिस्कस किए हुए हैं, जिसमें मैंने कहा था कि डेंसिटी और मैं बता देता हूँ आपको फटाफट। यस, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। डेंसिटी एंड विस्कोसिटी, तो इसका इन्वर्स रिलेशन होगा, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन का इन्वर्स रिलेशन है किसके साथ, डेंसिटी के साथ भी एंड विस्कोसिटी के साथ भी। अगर विस्कोसिटी या डेंसिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये बेसिकली हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जिसमें डेंसिटी, विंड स्पीड को डिस्कस कर लिया है, विस्कोसिटी को डिस्कस कर लिया है। ये आपका एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो गया है। ये बेसिकली ब्लो ऑफ विंड स्पीड जो है वो डिस्कस कर ली मैंने। हाँ, ये देखें बुशरा हाशिम, ये बेसिकल एग्जाम्पल है। आप इसको कोट कर सकते हैं कि अगर आप एक क्लोथ जो है इसको ड्राई कर रहे हैं तो उसकी आसपास की जो एयर है वो क्या हो जाती है, वो सैचुरेट हो जाती है वाटर वेपर्स के साथ। जब वो सैचुरेट हो जाती है तो अगर हवा चलेगी तो वो जो फ्रेश एयर है वो इस सैचुरेटेड या ह्यूमिड एयर को रिप्लेस करती है, जिसकी वजह से जो हमारी इवेपोरेशन है वो क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। यस, तहसीन सरवत, विस्कोसिटी की एग्जांपल मैंने आपको बताई थी, हनी। जैसे लेट से आप एक बाउल लें, एक कंटेनर लें, उस कंटेनर के अंदर अगर आप जो है वो शहद डाल दें और उसको इवेपोरेशन के लिए छोड़ दें तो आप देखेंगे उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन उसको कंपैरेटिव टू अदर लिक्विड जैसे वाटर है, कोई और लिक्विड है, उसकी निस्बत जो है उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इवेपोरेट होने के लिए। तो विस्कोसिटी और डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन कम हो जाती है। यस, ये सारे का सारा बोर्ड जो है वो आपको अवेलेबल होगा गूगल ड्राइव के ऊपर, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सारे फैक्टर्स को डिस्कस किया है। सरफेस एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया, इसके साथ ये सारे फैक्टर्स मैंने अलहदा से लिख के भी दिखाए थे। रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिस्कस कर लिया है और ये कल की समरी थी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने इवेपोरेशन जो है उसको डिस्कस किया, कॉजेज़ भी डिस्कस किए, इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कॉज करती है। इसी तरह से ये सारा एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। सो आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया। अगर आपकी कोई क्यूरीज होती हैं तो मज़ीद आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।